हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैं आपको आंसर राइटिंग मेथड भी बताऊंगी कि कैसे आप हेडिंग्स और पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एग्जामिनर से फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों, प्रमुख घटनाओं और दुर्गामी परिणामों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रस्तावना: पानीपत की पहली लड़ाई केवल दो राजाओं का संघर्ष नहीं बल्कि दो युगों का मिलन बिंदु थी। 21 अप्रैल 1526 को लड़े गए इस युद्ध ने मध्यकालीन भारत की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदल दिया। एक ओर दिल्ली सल्तनत की जर्जर व्यवस्था थी तो दूसरी ओर बाबर की आधुनिक युद्ध तकनीक। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना। युद्ध के उत्तरदायी कारण: बाबर का भारत पर आक्रमण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसके पीछे कई राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। बाबर की महत्वाकांक्षा: मध्य एशिया में बार बार असफल होने के बाद बाबर ने काबुल को अपना आधार बनाया। वह अपनी तैमूरी विरासत को भारत में पुनर्जीवित करना चाहता था। भारत की राजनीतिक अस्थिरता: तत्कालीन भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा था। उत्तर भारत में कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो एक विदेशी आक्रमणकारी को रोक सके। इब्राहिम लोदी का अलोकप्रिय शासन: दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने अफगान सरदारों के प्रति बहुत सख्त था। उसके अपने चाचा आलम खान और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने उसे हटाने के लिए बाबर को न्योता भेजा। आर्थिक आवश्यकता: काबुल की गरीबी और भारत की सोने की चिड़िया वाली छवि ने बाबर को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सेनाओं का तुलनात्मक विवरण: बाबर की सेना संख्या में छोटी थी, लेकिन इसमें उच्च कोटि के घुड़सवार, तीरंदाज और सबसे महत्वपूर्ण तोपखाना था। बाबर के पास उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे विशेषज्ञ तोपची थी। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में विशाल थी, लेकिन इसमें अनुशासन की कमी थी। यह सेना पुरानी युद्ध पद्धतियों पर निर्भर थी। युद्ध की घटनाएं एवं सैन्य रणनीति: बाबर ने युद्ध जीतने के लिए दो विशेष तकनीकों का उपयोग किया जो भारतीय युद्ध इतिहास में नई थी। रोमी पत्ती: बाबर ने 700 बैलगाड़ियों को चमड़े के रस्सों से बांधकर एक सुरक्षा घेरा बनाया। गाड़ियों के बीच तोपें रखी गई ताकि तोपची सुरक्षित रहकर गोलाबारी कर सके। तुलगुमा पत्ती: इसमें सेना को विभिन्न टुकड़ियों में बांटा जाता था। जब लोदी की सेना ने केंद्र पर हमला किया तो बाबर की रिजर्व टुकड़ियों ने बाजू से घूमकर लोदी की सेना को पीछे से घेर लिया। हाथियों का आतंक: मुगलों के तोपखाने की आवाज से लोदी के हाथी डरकर पीछे की ओर भागे और अपनी ही सेना को कुचल दिया। युद्ध के परिणाम एवं महत्व: इस युद्ध के परिणाम भारत के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुए। लोदी वंश का अंत: इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। मुगल साम्राज्य का उदय: बाबर ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। सैन्य क्रांति: इस युद्ध ने प्रमाणित कर दिया कि युद्ध केवल संख्या बल से नहीं बल्कि तकनीक और रणनीति से जीते जाते हैं। भारत में बारूद और बंदूकों का युग शुरू हुआ। राजपूत चुनौती का मार्ग: इस विजय ने बाबर के लिए अगला बड़ा लक्ष्य राणा सांगा को बना दिया, क्योंकि अब दिल्ली की सत्ता मुगलों के हाथ में थी। सांस्कृतिक परिवर्तन: भारत में फारसी संस्कृति, भाषा और वास्तुकला का आगमन हुआ। ऐतिहासिक निष्कर्ष: पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत को एक नया भविष्य दिया। बाबर की जीत ने सिद्ध कर दिया कि आधुनिक तोपखाना और कुशल नेतृत्व किसी भी विशाल सेना को परास्त कर सकता है। हालांकि बाबर को भारत में साम्राज्य संगठित करने के लिए मात्र 4 वर्ष मिले, लेकिन उसने जिस नींव को रखा उसे अकबर ने एक राष्ट्रीय साम्राज्य में बदल दिया। इस क्वेश्चन के लिए आप ये फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। मुगलों की जागीरदारी व्यवस्था का उल्लेख करें। प्रस्तावना: मुगल काल में अधिकारियों को उनके वेतन के बदले में नकद भुगतान न करके भूमि के विशेष क्षेत्रों में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। इस आवंटित भूमि को जागीर और इसके धारक को जागीरदार कहा जाता था। यह व्यवस्था साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य ढांचे की रीढ़ थी। यह व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली का ही एक विकसित रूप थी। जागीरदारी व्यवस्था के मुख्य प्रकार: जागीरें विभिन्न प्रकार की होती थी,
जिनका वर्गीकरण उनके हस्तांतरण और उद्देश्य के आधार पर किया जाता था। तनख्वाह जागीर, यह जागीर वेतन के बदले दी जाती थी और हर 3-4 साल में हस्तांतरित कर दी जाती थी ताकि जागीरदार स्थानीय जड़ें न जमा सके। वतन जागीर, यह उन स्थानीय राजाओं या जमींदारों को दी जाती थी जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेती थी। यह वंशानुगत होती थी और इसका हस्तांतरण नहीं होता था। मशरूत जागीर, यह किसी विशेष शर्त या पद तक रहने तक प्रदान की जाती थी। इनाम जागीर, यह धार्मिक व्यक्तियों या विद्वानों को बिना किसी सेवा की शर्त के दान में दी जाती थी। जागीरदारी कार्यप्रणाली, राजस्व का आकलन, राज्य द्वारा जागीर से होने वाली अनुमानित आय का निर्धारण किया जाता था जिसे जमा कहते थे। वास्तविक वसूली, जागीरदार द्वारा वास्तव में एकत्रित किया गया कर हासिल कहलाता था। इन दोनों के बीच के अंतर को कम रखना ही कुशल प्रशासन की पहचान थी। अधिकार, जागीरदार को केवल राजस्व वसूली का अधिकार था। भूमि पर मालिकाना हक किसान का ही रहता था। जागीरदारी और मनसबदारी का संबंध, प्रत्येक जागीरदार एक मनसबदार होता है। उनके वेतन और सैन्य खर्च की पूर्ति जागीर से प्राप्त आय से की जाती थी। उच्च मनसबदारों को बड़ी जागीरें दी जाती थी। जागीरदारी संकट, औरंगजेब के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था चरमराने लगी जिसे इतिहासकार सतीश चंद्र ने जागीरदारी संकट कहा है। बेजागीरी, मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई लेकिन जागीर देने के लिए अच्छी भूमि कम पड़ गई। शोषण, बार बार होने वाले तबादलों के कारण जागीरदार भूमि के विकास के बजाय अल्पकाल में अधिक से अधिक कर वसूलने की कोशिश करने लगे जिससे किसान विद्रोह बढ़ गया। निष्कर्ष, जागीरदारी व्यवस्था ने मुगलों को एक विशाल सेना बनाए रखने और विस्तृत क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने में मदद की। हालांकि इसकी हस्तांतरणीय प्रकृति ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख आर्थिक कारण बना। इस प्रश्न के लिए आप इस फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। अकबर की राजपूत नीति का विस्तार पूर्वक उल्लेख करें। प्रस्तावना, अकबर पहला मुगल शासक था जिसने राजपूतों के प्रति दमन के स्थान पर मैत्री और समन्वय की नीति अपनाई। उसकी इस नीति का मुख्य आधार सुलह-ए-कुल था। उसने राजपूतों को शत्रु के बजाय साम्राज्य के स्तंभ के रूप में देखा। राजपूत नीति के मुख्य उद्देश्य: साम्राज्य का विस्तार, राजपूतों की वीरता का उपयोग अन्य प्रदेशों को जीतने के लिए करना। स्थायी शासन, भारत में मुगलों को विदेशी के बजाय भारतीय शासक के रूप में स्थापित करना। कट्टरपंथियों पर अंकुश, मुगल दरबार की अमीर और अफगान सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए राजपूतों का एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में उपयोग करना। नीति के प्रमुख स्तंभ, अकबर ने अपनी नीति को सफल बनाने के लिए 4 प्रमुख तरीके अपनाए। वैवाहिक संबंध, अकबर ने 1562 में आमेर के राजा बारमल की पुत्री हरका बाई से विवाह किया। इसमें दोनों वंशों के बीच विश्वास बढ़ा। उसने राजपूत राजकुमारियों को पूर्ण धार्मिक सुंदरता दी। उच्च पदों पर नियुक्ति, अकबर ने योग्यता के आधार पर राजपूतों को उच्च मनसब दिए। राजा मानसिंह को 7000 का मनसब दिया गया जो उस समय किसी भी गैर मुस्लिम के लिए सर्वोच्च था। राजा टोडरमल को वित्त मंत्री बनाया गया। धार्मिक सहिष्णुता, राजपूतों का दिल जीतने के लिए अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। उसने राजपूत राजाओं को अपने महलों में मंदिर बनाने और पूजा करने की अनुमति दी। शक्ति का प्रयोग, जो राज्य स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार नहीं करते थे उनके विरुद्ध अकबर ने कठोर सैन्य कार्रवाई भी की। मेवाड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजपूत नीति के परिणाम और महत्व। सैन्य लाभ, मुगलों को एक ऐसी समर्पित सेना मिली जिसने काबुल से लेकर दक्षिण भारत तक मुगल झंडा फहराया। सांस्कृतिक समन्वय, इस नीति से हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मिलन हुआ जिससे नई वास्तुकला, चित्रकला और संगीत का विकास हुआ। राजनीतिक स्थिरता, अकबर के शासनकाल में आंतरिक विद्रोहों में कमी आई और साम्राज्य को मजबूती मिली। निष्कर्ष, अकबर की राजपूत नीति सफल रही क्योंकि यह केवल राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। इस नीति के कारण मुगल साम्राज्य को राष्ट्रीय साम्राज्य का दर्जा मिला। जब तक मुगलों ने इस नीति का पालन किया साम्राज्य सुरक्षित रहा, लेकिन बाद में औरंगजेब द्वारा इसे त्यागने पर मुगल साम्राज्य की
पतन की शुरुआत हो गई। इस क्वेश्चन के लिए आप इस फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। मुगल काल में कृषि के विकास, फसलों की विविधता और राजस्व सुधारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रस्तावना: मुगलकालीन अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित थी। राज्य की आय का लगभग 90% हिस्सा भू राजस्व से आता था। अकबर से लेकर शाहजहां के काल तक मुगलों ने कृषि को न केवल आजीविका का साधन माना, बल्कि इसे साम्राज्य की स्थिरता का आधार बनाया। उन्नत सिंचाई तकनीक, नई फसलों का आगमन और वैज्ञानिक राजस्व प्रणाली इसी काल की प्रमुख विशेषता थी। फसलों की विविधता: मुगल काल में भारतीय किसान अपनी कृषि विविधता के लिए प्रसिद्ध थे। आईन-ए-अकबरी के अनुसार खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल, जौ, ज्वार और बाजरा प्रमुख फसलें थीं। अकेले आगरा के पास 39 और दिल्ली के पास 43 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। नकदी या व्यापारिक फसलें: मुगलों ने कपास, गन्ना, नील और तिलहन जैसी फसलों को जिन्स ए कामिल कहा, क्योंकि इनसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था। नई फसलों का आगमन: 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के माध्यम से तंबाकू, मक्का, आलू, टमाटर और मिर्च जैसी फसलें भारत आई और लोकप्रिय हुई। साथ ही फलों में अनानास और पपीता भी इसी काल में आए। सिंचाई और कृषि तकनीक: मुगल शासकों ने कृषि विस्तार के लिए सिंचाई के साधनों पर विशेष ध्यान दिया। रहट: सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग बढ़ा, जिससे गहरी कुओं से पानी निकालकर ऊंची जमीन पर खेती संभव हुई। नहरों का निर्माण: शाहजहां ने नहर-ए-बीस की मरम्मत करवाई और उसे पंजाब व दिल्ली के क्षेत्रों तक विस्तारित किया। लोहे का प्रयोग: खेती के औजारों में लोहे के फाल का प्रयोग बढ़ा, जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान हो गया। भू राजस्व प्रणाली: दहसाला एवं जब्ती: अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने राजस्व व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए। भूमि मापन: रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब का उपयोग शुरू हुआ ताकि माप सटीक हो। दहसाला प्रणाली: पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन और कीमतों के आधार पर कर निर्धारित किया गया। इससे किसानों को पहले से पता होता था कि उन्हें कितना कर देना है। वर्गीकरण: भूमि को उसकी उर्वरता के आधार पर 4 श्रेणियों पोलज, प्रोती, चाचर और बंजर में बांटा गया। किसानों के प्रति राज्य की नीति: तकावी ऋण: अकाल या सूखे के समय राज्य किसानों को बीज और मवेशी खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देता था। रियासती: बंजर भूमि को जोतने वाले किसानों को शुरुआती वर्षों में कर में भारी छूट दी जाती थी। ग्रामीण संरचना: गांव का प्रशासन मुकदमे और पटवारी देखते थे, जो राजस्व वसूली में राज्य की मदद करते थे। निष्कर्ष: मुगलकालीन कृषि विकास ने भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। जहां एक ओर तकनीकी नवाचार और राजस्व सुधारों ने उत्पादन बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर नकदी फसलों की उदय ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति दी। हालांकि उत्तरवर्ती मुगल काल में बढ़ती राजस्व भार ने किसानों के संकट को भी बढ़ाया, लेकिन कुल मिलाकर यह युग भारतीय कृषि के स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आप इस फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। मुगलकालीन केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रस्तावना: मुगल प्रशासन निरंकुश राजतंत्र और सैन्यवाद का मिश्रण था। सम्राट ही शासन का केंद्र बिंदु था। अकबर ने इस व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, जिसे बाद के शासकों ने जारी रखा। मुगलों की प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण यह है कि इसके कई तत्व आधुनिक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में आज भी देखे जा सकते हैं। केंद्रीय प्रशासन: केंद्र में सत्ता का विभाजन विभिन्न विभागों में किया गया था, ताकि सम्राट पर बोझ कम हो सके। सम्राट: प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान। वह अंतिम न्यायाधीश, सेनापति और कार्यपालिका का प्रमुख था। उसे जिल-ए-इलाही माना जाता था। वकील-ए-मुतलक: यह सम्राट के बाद सबसे शक्तिशाली पद था। अकबर के समय बैरम खान सबसे शक्तिशाली वकील था। बाद में सम्राट ने इसकी शक्तियां कम कर दी। दीवान-ए-आला: यह वित्त और राजस्व विभाग का प्रमुख था। राजकोष की देखभाल और कर निर्धारण इसकी मुख्य जिम्मेदारी थी। मीर बख्शी: यह सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। मनसबदारों की नियुक्ति, घोड़ों को दागने की व्यवस्था और सैनिकों का हुलिया रखना इसी का काम था। सदर-उस-सुदूर: धार्मिक मामलों, दान पुण्यों और इस्लामिक कानूनों की व्याख्या का जिम्मा इसी पर था। मीर-ए-सामा: शाही घराने, महलों के भंडार और कारखाने की जरूरतों की पूर्ति करने वाला उच्च अधिकारी। प्रांतीय प्रशासन:
साम्राज्य के विस्तार के साथ अकबर ने पूरे राज्य को सूबों में विभाजित किया। सूबेदार प्रांत का प्रमुख जो सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। उसका मुख्य कार्य प्रांत में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। प्रांतीय दीवान यह राजस्व का लेखा जोखा रखता था। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और यह सीधे केंद्रीय दीवान के प्रति जवाबदेह था, जिसे सूबेदार की शक्तियों पर नियंत्रण रहता था। प्रांतीय बख्शी सैनिकों की भर्ती और रसद की देखरेख करता था। कोतवाल नगरों का प्रमुख पुलिस अधिकारी, जिसका काम चोरों को पकड़ना, बाजार नियंत्रण और नगर की स्वच्छता सुनिश्चित करना था। स्थानीय प्रशासन प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए सूबों का आगे विभाजन किया गया था। सरकार इसका मुख्य अधिकारी फौजदार और अमलगुजार था। परंगना यहाँ सिकदार और कानूनगो जैसे अधिकारी प्रशासन चलाते थे। ग्राम यह सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन मुकदमों और पटवारी के सहयोग से चलता था। निष्कर्ष मुगल प्रशासन की सफलता का रहस्य इसकी नियंत्रण और संतुलन की नीति थी, जहां प्रांतीय अधिकारी एक दूसरे पर नजर रखते थे। इस व्यवस्था ने भारत को एक लंबी अवधि तक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। इस क्वेश्चन के लिए आप इस फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। बाबर की भारत विजय के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उसके प्रमुख युद्धों का विश्लेषण कीजिए। प्रस्तावना मुगल वंश का संस्थापक जहीर-उद्दीन मोहम्मद बाबर इतिहास के उन गिने चुने सेनापतियों में से था, जिसने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और आधुनिक युद्ध कौशल से भारत का इतिहास बदल दिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मिली जीत ने न केवल लोधी वंश का अंत किया, बल्कि भारत में एक ऐसे मुगल साम्राज्य की नींव रखी जिसने सदियों तक शासन किया। बाबर की सफलता और विजय के प्रमुख कारण। बाबर की जीत के पीछे निम्नलिखित रणनीतिक और तकनीकी कारण थे। तोपखाने का सर्वप्रथम प्रयोग। बाबर भारत में प्रभावी तोपखाने का प्रयोग करने वाला पहला आक्रामक शासक था। उसके पास उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे विश्व प्रसिद्ध तोपची थे। उस समय भारतीय सेनाओं के पास तोपों का जवाब नहीं था, जिससे उनकी हाथियों में भगदड़ मच गई। तुलगुमा और रूमी पत्ती। बाबर ने उज्बेकों से सीखी गई तुलगुमा नीति अपनाई, जिसमें सेना को सुरक्षित टुकड़ियों में बांटकर दुश्मन को बगल से घेरा जाता था। साथ ही उसने रूमी पत्ती का प्रयोग किया। कुशल अश्वारोही सेना। बाबर के पास मध्य एशियाई नस्ल के श्रेष्ठ घोड़े और अत्यंत अनुशासित घुड़सवार थे, जो बिजली की गति से हमला करने में सक्षम थे। भारतीय शासकों की राजनीतिक अदूरदर्शिता। तत्कालीन भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अलोकप्रिय था। उत्तर भारत के राज्यों में एकता का अभाव था, जिसका बाबर ने भरपूर लाभ उठाया। बाबर का व्यक्तिगत नेतृत्व। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में लिखा है कि उसने हार नहीं मानने का संकल्प लिया था। खानवा के युद्ध में उसने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए शराब त्यागने और जिहाद का नारा देने जैसे मनोवैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान किया। भारत विजय के प्रमुख चरण। बाबर की विजय यात्रा 4 मुख्य युद्धों पर टिकी है। पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। बाबर की मात्र 12,000 की सेना ने लोदी की 1 लाख की सेना को हरा दिया। परिणामत दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। खानवा का युद्ध। बाबर बनाम राणा सांगा। यह युद्ध अधिक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि राजपूत वीरता प्रसिद्ध थी। बाबर ने यहाँ गाजी की उपाधि ली। इस जीत ने मुगलों का भारत में रहना सुनिश्चित कर दिया। चंदेरी का युद्ध। बाबर ने मैदिनी राय को हराकर राजपूतों की शेष शक्ति को नियंत्रित किया। गागरा का युद्ध। बाबर ने बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेनाओं को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम महान युद्ध था। विजय का प्रभाव। लोदी वंश का अंत। दिल्ली सल्तनत का युग समाप्त हुआ। नई युद्ध कला। भारतीय युद्ध कौशल में हाथियों का युग समाप्त हुआ और बारूद बंदूक का युग शुरू हुआ। सांस्कृतिक समन्वय। भारत में फारसी और मध्य एशियाई वास्तुकला, उद्यान कला और साहित्य का समावेश हुआ। निष्कर्ष बाबर की भारत विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित रणनीति का परिणाम थी। हालांकि 1523 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने जो आधारशिला रखी उसी पर आगे चलकर अकबर ने एक विशाल और सहिष्णु साम्राज्य का निर्माण किया। इस क्वेश्चन के लिए आप इस फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के स्वरूप एवं इसके परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रस्तावना
1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों के दमनकारी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता के संचित असंतोष का परिणाम था। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई यह ज्वाला शीघ्र ही उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। इसे भारतीय इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसने न केवल कंपनी के शासन को हिला दिया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। क्रांति का स्वरूप। क्रांति के स्वरूप को लेकर इतिहासकारों के बीच गहरा विवाद है। इसके विभिन्न पक्षों का विश्लेषण निम्नलिखित है। सैनिक विद्रोह। सर जॉन लॉरेंस और सीले जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों का तर्क है कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका कारण चर्बी वाले कारतूसों से उपजी धार्मिक भावना थी। उनके अनुसार इसमें कोई राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उनका मानना था कि यह भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने का सुनियोजित प्रयास था। सामंती प्रतिक्रिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह उन राजाओं और जमींदारों का विद्रोह था जिनकी रियासतें हड़प नीति के कारण छीन ली गई थी। वे अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते थे। राष्ट्रीय विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक आकस्मिक सैनिक विद्रोह की बजाय एक राष्ट्रीय विद्रोह माना था। धार्मिक युद्ध। कई समकालीन अंग्रेजों ने इसे ईसाई धर्म के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक धर्मयुद्ध करार दिया। निष्कर्षतः स्वरूप वास्तव में यह एक मिश्रित जनविद्रोह था। यह सैनिकों से शुरू हुआ, लेकिन इसमें किसान, दस्तकार, सामंत और आम जनता शामिल हो गई, जिससे इसने एक व्यापक रूप धारण कर लिया। क्रांति के दूरगामी परिणाम। विद्रोह सफल रहने के बावजूद इसके परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी सिद्ध हुए। कंपनी के शासन का अंत। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कंपनी अब शासन के योग्य नहीं है। परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। महारानी की उद्घोषणा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। इसमें वादा किया गया है कि अब भविष्य में किसी नई रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। शिक्षित भारतीयों को योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा दी जाएगी। सैन्य पुनर्गठन। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और तोपखाना पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में रखा गया। सेना का गठन जाति और धर्म के आधार पर किया गया ताकि भविष्य में सैनिक एकजुट न हो सके। हड़प नीति का त्याग। डलहौजी की अन्यायपूर्ण नीतियों को त्याग दिया गया और राजाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण। यद्यपि विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों में एकता और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का मुख्य स्रोत बना। असफलता के मुख्य कारण। सीमित प्रभाव। यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। कुशल नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों के मुकाबले कोई एक केंद्रीय और कुशल योजनाकार नहीं था। संसाधनों की कमी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, रेल और टेलीग्राम की सुविधा थी, जबकि भारतीयों के पास पारंपरिक हथियार थे। निष्कर्ष। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की वह अग्नि थी जिससे आधुनिक भारत का राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। इसने मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत कर दिया और ब्रिटिश शासन के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। भले ही यह सैन्य रूप से असफल रही, लेकिन वैचारिक रूप से इसने अंग्रेजों की अजेयता के भ्रम को तोड़ दिया और स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई की आधारशिला रखी। इस क्वेश्चन के लिए आप इस फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। प्लासी की लड़ाई के कारणों, घटनाओं एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। प्रस्तावना। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। यह युद्ध सैन्य कौशल से अधिक छल कपट और कूटनीति के लिए जाना जाता है। ब्रिटेनिका के अनुसार इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल का वास्तविक स्वामी बना दिया और भारत के आर्थिक शोषण का द्वार खोल दिया। युद्ध के प्रमुख कारण। युद्ध के पीछे कई राजनीतिक और व्यापारिक कारण उत्तरदायी थे। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार के लिए दस्तक प्राप्त था।
कंपनी के कर्मचारी इसका उपयोग निजी व्यापार के लिए कर रहे थे, जिससे नवाब के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। फोर्ट विलियम की किलेबंदी। नवाब की अनुमति के बिना अंग्रेजों ने कलकत्ता के अपने किले की सैन्य घेराबंदी शुरू कर दी। नवाब ने इसे अपनी संप्रभुता को सीधी चुनौती माना। नवाब के शत्रुओं को सहायता। अंग्रेजों ने नवाब के प्रतिद्वंदियों को शरण दी और उनके साथ मिलकर नवाब को हटाने के षड्यंत्र रचे। काल कोठरी की घटना। कहा जाता है कि नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 की मृत्यु हो गई। इस घटना ने अंग्रेजों को युद्ध के लिए एक नैतिक आधार प्रदान किया। युद्ध की घटनाएं। यह युद्ध मैदान से ज्यादा गुप्त समझौतों से लड़ा गया। क्लाइव का षड्यंत्र। युद्ध से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और सेठ अमीरचंद को अपनी ओर मिला लिया। मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया गया। 23 जून 1757 का दिन मुर्शिदाबाद के पास पलासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब की सेना 50,000 की थी, जबकि अंग्रेजों के पास मात्र 3,000 सैनिक थे। विश्वासघात। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मीर जाफर और राय दुर्लभ की विशाल टुकड़ियां युद्ध में अलग खड़ी रही। नवाब के वफादार सेनापति मीर मदान और मोहनलाल वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। नवाब का पलायन और मृत्यु। अपनी सेना को धोखा देते देख सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र से भाग गया। बाद में मीर जाफर के पुत्र मीर ने उसकी हत्या कर दी। युद्ध के परिणाम। इस युद्ध के परिणाम अत्यंत दुर्गामी और विनाशकारी सिद्ध हुए। राजनीतिक परिणाम। बंगाल में स्वतंत्र नवाब का शासन समाप्त हो गया और मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। वास्तविक शक्ति अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। आर्थिक परिणाम। कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार मिला और 24 परगना की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। इतिहासकारों के अनुसार यहीं से भारत से धन का निष्कासन शुरू हुआ। ब्रिटिश प्रतिष्ठा। इस जीत ने अंग्रेजों को भारत की सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय शक्ति बना दिया। फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत में लगभग समाप्त हो गया। निष्कर्ष। प्लासी की लड़ाई एक मामूली झड़प थी, जिसे विश्वासघात ने महान जीत में बदल दिया। इतिहासकार के.एम. पनिस्कर के अनुसार प्लासी एक युद्ध नहीं बल्कि एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया। इसने भविष्य में बक्सर के युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने भारत की गुलामी पर अंतिम मुहर लगा दी। इस क्वेश्चन के लिए आप इस फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू हुआ मुगल वंश लगभग 200 वर्षों तक भारत का भाग्य विधाता रहा। अकबर की उदारता और शाहजहां की वैभव ने इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में खड़ा किया, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह विशाल वृक्ष अंदर से खोखला होकर गिरने लगा। इतिहासकारों के अनुसार मुगल पतन एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें व्यक्तिगत, प्रशासनिक और आर्थिक सभी कारक शामिल थे। औरंगजेब का उत्तरदायित्व। औरंगजेब की नीतियों ने पतन की नींव रखी। धार्मिक कट्टरता। औरंगजेब की राजपूत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियों ने वफादार राजपूतों को दुश्मन बना दिया। दक्कन का नासूर। औरंगजेब जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण में रहा। इससे उत्तर भारत में अराजकता फैल गई। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार जिस तरह स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नष्ट किया, उसी तरह दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को नष्ट किया। मराठा और सिख संघर्ष। शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लंबे संघर्ष ने मुगल सैन्य शक्ति को थका दिया। उत्तराधिकार की अनिश्चितता। मुगल शासन में कोई स्पष्ट नियम नहीं था कि राजा के बाद कौन बैठेगा। भ्रातृघातक युद्ध। हर सम्राट की मृत्यु के बाद बेटों के बीच तलवारें खींच जाती थी। इसमें न केवल धन की हानि हुई, बल्कि प्रशासन में गुटबाजी बढ़ी। अमीरों का हस्तक्षेप। राजा बनाने वाले जैसे संयंत्र बंधु शक्तिशाली हो गई और सम्राट उनकी कठपुतली बन गए। कमजोर और विलासी उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद के शासक अयोग्य थे। बहादुर शाह प्रथम, उसे शाही बेखबर कहा जाता था। मोहम्मद शाह, उसे रंगीला कहा जाता था, क्योंकि वह राजकाज के बजाय भोग विलास में व्यस्त रहता था। अहमद शाह और शाह आलम, इनके पास न तो सैन्य क्षमता थी और न ही प्रशासनिक दूरदर्शिता। आर्थिक और जागीरदारी संकट, यह पतन का सबसे गहरा कारण माना जाता है। आय और व्यय में असंतुलन। शाहजहां के निर्माण कार्यों और औरंगजेब के युद्धों ने खजाना खाली कर दिया था। बेजागीरी।
मनसबदारों की संख्या बढ़ गई, लेकिन उन्हें देने के लिए अच्छी जागीरें खत्म हो गई। इससे भ्रष्टाचार बढ़ा और किसानों पर कर का बोझ इतना बढ़ा कि उन्होंने खेती भी छोड़ दी। इतिहासकार इरफान हबीब ने इसे कृषि संकट कहा है। बाह्य आक्रमण और साम्राज्य की जर्जरता। जब आंतरिक रूप से साम्राज्य कमजोर हुआ तो बाहरी बेड़ियों ने हमला किया। नादिर शाह का आक्रमण, उसने दिल्ली में कत्लेआम मचाया और मुगलों की इज्जत लूट ली। अहमद शाह अब्दाली, उसके लगातार हमलों ने पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों को मुगलों से छीन लिया। अक्षेत्रीय शक्तियों का उदय, मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर कई राज्य स्वतंत्र हो गई। हैदराबाद, बंगाल और अवध ने अपनी अलग सत्ता बना ली। मराठा साम्राज्य ने हिंदू पद बादशाही के सपने के साथ मुगलों को कर देने पर मजबूर कर दिया। नौसेना का अभाव और यूरोपीय उदय, मुगलों ने कभी अपनी नौसेना पर ध्यान नहीं दिया, जबकि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज समुद्र के रास्ते आधुनिक हथियारों के साथ भारत आए। अंततः कूटनीति और तकनीक में श्रेष्ठ होने के कारण अंग्रेजों ने मुगलों को विस्थापित कर दिया। निष्कर्ष, मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक घटना से नहीं हुआ। औरंगजेब की संकीर्णता, उसके उत्तराधिकारियों की निर्बलता, आर्थिक कंगाली और मराठों की उत्कर्ष ने मिलकर इसे ढहा दिया। 1857 में जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेजा तो भारतीय इतिहास का यह अध्याय औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। इस क्वेश्चन के लिए आप इस फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। अकबर की मृत्यु और मुगल साम्राज्य पर उसके प्रभाव का वर्णन करें। प्रस्तावना: अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक था, जिसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे एक सुदृढ़ प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचा भी प्रदान किया। 50 वर्षों के लंबे शासनकाल के बाद 1605 में उसकी मृत्यु ने मुगल इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत किया। अकबर की मृत्यु मात्र एक राजा का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी विचारधारा का परीक्षण था जिसे उसने सुलह-ए-कुल के रूप में स्थापित किया था। अकबर की मृत्यु की परिस्थितियाँ। अकबर के जीवन के अंतिम वर्ष पारिवारिक कलह और मानसिक कष्टों से भरे रहे। पुत्रों का वियोग। अकबर के 2 पुत्र मुराद और दानियाल अत्यधिक मदिरापान के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हुए, जिससे अकबर गहरे शोक में डूब गया। सलीम का विद्रोह। अकबर का ज्येष्ठ पुत्र सलीम सत्ता के लिए अधीर था। उसने 1599 से 1600 में विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद में अपनी स्वतंत्र सरकार बना ली। उसने अकबर के प्रिय मित्र अबुल फजल की हत्या करवा दी, जिससे अकबर का दिल टूट गया। अंतिम बीमारी। अक्टूबर 1605 में अकबर को गंभीर पैचिस की बीमारी हुई। हकीमों के प्रयासों के बावजूद उसकी स्थिति बिगड़ती गई। मृत्यु। 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में अकबर ने अंतिम सांस ली। उसे सिकंदरा में उसके द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफनाया गया। अकबर का मकबरा सिकंदरा। मृत्यु के समय साम्राज्य की स्थिति। अकबर ने अपने उत्तराधिकारी जहांगीर के लिए एक विशाल और संगठित साम्राज्य छोड़ा। भौगोलिक विस्तार। साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गोदावरी नदी तक तथा पश्चिम में कंधार से पूर्व में बंगाल तक फैला था। इसमें 15 सूबे शामिल थे। मजबूत अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। अकबर की 10 साला प्रणाली ने खजाने को समृद्ध किया था। प्रशासनिक ढांचा। मनसबदारी प्रथा और नौकरशाही इतनी मजबूत थी कि सम्राट की मृत्यु के बाद भी साम्राज्य में अराजकता नहीं फैली। उत्तराधिकार का संकट। यद्यपि सलीम इकलौता जीवित पुत्र था, लेकिन दरबारी राजनीति 2 गुटों में बटी थी, मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका। ये सलीम के पुत्र खुसरो को राजा बनाना चाहते थे। जहांगीर का पक्ष। अकबर ने मरते समय सलीम के सिर पर शाही पगड़ी रखवाकर और उसकी कमर में हुमायूं की तलवार बांधकर उसे अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया। अकबर की मृत्यु का मुगल साम्राज्य पर दीर्घकालिक प्रभाव। धार्मिक नीति की निरंतरता। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता की जो नींव रखी थी, जहांगीर और शाहजहां ने उसे काफी हद तक जारी रखा, जिससे साम्राज्य स्थिर रहा। सांस्कृतिक समन्वय। अकबर द्वारा शुरू की गई चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य की मिश्रित संस्कृति जहांगीर के काल में और फली फूली। राजपूत नीति। अकबर ने राजपूतों को साम्राज्य का स्तंभ बनाया था। उनकी मृत्यु के बाद भी राजपूतों की निष्ठा मुगलों के प्रति बनी रही, जो साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य थी। निष्कर्ष। अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। उसने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया था जो आने वाले 150 वर्षों तक टिकी रही। अकबर ने भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में पिरोया था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार अकबर भारतीय इतिहास का वह धुरी था
जिसके चारों ओर मध्यकालीन भारत का इतिहास घूमता है। वेलेजली द्वारा स्थापित सहायक संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? इस प्रणाली के लाभ तथा हानियां भी बताएं। प्रस्तावना। लॉर्ड वेलेजली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सहायक संधि प्रणाली का सहारा लिया। यद्यपि इस प्रणाली का आरंभ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, परंतु वेलेजली ने इसे एक सुनियोजित राजनीतिक हथियार के रूप में विकसित किया। सहायक संधि की मुख्य शर्तें। विदेशी संबंधों का त्याग। संधि स्वीकार करने वाला राज्य किसी अन्य विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रख सकता था और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि कर सकता था। ब्रिटिश सेना की उपस्थिति। राज्य की रक्षा के लिए उसके अक्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी तैनात की जाती थी। सैन्य खर्च का वहन। इस सेना का पूरा खर्च संबंधित राज्य को उठाना पड़ता था। खर्च के बदले में या तो नकद धन देना होता था या अपने राज्य का एक उपजाऊ हिस्सा अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था। ब्रिटिश रेजिडेंट। राज्य की राजधानी में एक ब्रिटिश अधिकारी रखा जाता था जो दरबार की गतिविधियों पर नजर रखता था। यूरोपीय लोगों का निष्कासन। राज्य अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। आंतरिक सुरक्षा का वचन। बदले में कंपनी राज्य की बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों से सुरक्षा की गारंटी देती थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य। हैदराबाद सबसे पहले स्वीकार करने वाला राज्य। मैसूर टीपू सुल्तान की हार के बाद। तंजौर और अवध पेशवा बाजीराव द्वितीय बसई की संधि के माध्यम से। प्रणाली के लाभ। बिना खर्च की विशाल सेना। अंग्रेजों को भारतीय राजाओं के पैसे पर एक विशाल और आधुनिक सेना मिल गई। फ्रांसीसी भय का अंत। अन्य यूरोपियों को बाहर निकालकर अंग्रेजों ने भारत में अपने प्रतिस्पर्धियों को समाप्त कर दिया। रणनीतिक नियंत्रण। ब्रिटिश सेनाएं पूरे भारत के महत्वपूर्ण केंद्रों पर तैनात हो गई, जिससे किसी भी भारतीय विद्रोह को कुचलना आसान हो गया। संसाधनों पर कब्जा। सेना के खर्च के बहाने अंग्रेजों ने भारत के सबसे उपजाऊ प्रदेश पर अधिकार कर लिया। मध्यस्थ की भूमिका। भारतीय राज्यों के आपसी विवादों में अंग्रेज निर्णायक मध्यस्थ बन गए। प्रणाली की हानियां। संप्रभुता का नुकसान। राजा केवल नाम के शासक रह गए। उनकी विदेश नीति और सैन्य शक्ति पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आर्थिक दिवालियापन। सेना का भारी खर्च राज्यों की अर्थव्यवस्था को ले डूबा। कई राज्य ऋण के जाल में फंस गए। प्रशासनिक पतन। अंग्रेजों की सुरक्षा गारंटी मिलने के बाद राजा जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल गए और विलासी बन गए, जिससे प्रशासन में अराजकता फैल गई। प्रजा का शोषण। सेना का खर्च और अंग्रेजों की मांगे पूरी करने के लिए राजा अपनी प्रजा पर भारी कर लगाने लगे। बेरोजगारी। देसी सेनाओं के भंग होने से हजारों भारतीय सैनिक बेरोजगार हो गए, जो बाद में पिंडारियों या विद्रोही गुटों में शामिल हो गए। निष्कर्ष। वेलेजली की सहायक संधि एक अदृश्य जाल था, जिसने भारतीय राज्यों को बिना युद्ध किए ही ब्रिटिश साम्राज्य का आश्रित बना दिया। सर थॉमस मुनरो ने ठीक ही कहा था कि जिस राज्य ने इस संधि को स्वीकार किया, उसने अपनी स्वतंत्रता, अपनी राष्ट्रीय गरिमा और वह सब कुछ खो दिया जो एक राष्ट्र को गौरवशाली बनाता है। बक्सर की लड़ाई के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विवरण दीजिए। इस लड़ाई के महत्व की विवेचना भी कीजिए। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास में 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध एक युगांतरकारी घटना थी। जहां प्लासी के युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के प्रवेश का मार्ग खोला, वहीं बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत की वास्तविक राजनीतिक शक्ति बना दिया। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 प्रमुख भारतीय सत्ताओं के संयुक्त मोर्चे के बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां। मीर कासिम की महत्वाकांक्षा। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन वह एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। उसने प्रशासन को अपनी पकड़ मजबूत की, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। राजधानी का स्थानांतरण। अंग्रेजों की हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। उसने मुंगेर की किलेबंदी की और वहां तोपें बनाने का कारखाना स्थापित किया। दस्तक का दुरुपयोग। मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार दस्तक मिला था। कंपनी के कर्मचारी इसका निजी उपयोग कर रहे थे, जिससे बंगाल के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। ब्रिटानिका के अनुसार यह विवाद का मुख्य केंद्र था।
आंतरिक व्यापार से कर हटाना। जब अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार बंद नहीं किया तो मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों पर से भी कर हटा दिया। इससे अंग्रेजों का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त हो गया और वे नवाब के शत्रु बन गए। सैन्य पुनर्गठन। मीर कासिम ने यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन किया, जिसे अंग्रेज अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे। संयुक्त मोर्चे का निर्माण। अंग्रेजों से शुरुआती पराजय के बाद मीर कासिम अवध पहुंचा। यहाँ उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का समझौता किया। युद्ध की घटना। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना और भारतीय त्रिगुट के बीच युद्ध हुआ। बेहतर सैन्य अनुशासन और आधुनिक हथियारों के कारण अंग्रेजों ने संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व। राजनीतिक प्रभुत्व। इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति भारत की बड़ी से बड़ी संयुक्त सेनाओं पर भारी है। अब अंग्रेजों का मुकाबला करने वाली कोई बड़ी शक्ति उत्तर भारत से नहीं बची थी। मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा का अंत। भारत का सम्राट अब अंग्रेजों का कैदी और पेंशन भोगी बन गया। वह पूरे देश के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश था कि अब असली शासक अंग्रेज है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूर्ण नियंत्रण। युद्ध के बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कंपनी को इन क्षेत्रों में दीवानी अधिकार मिल गए। अवध का अधीन होना। अवध के नवाब को युद्ध के हट जाने के रूप में 50 लाख रुपए देने पड़े और वह अंग्रेजों का आश्रित मित्र बन गया। इसने अंग्रेजों के लिए एक बफर स्टेट का काम किया। अवैध शासन की शुरुआत। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शासन की दोहरी व्यवस्था लागू की, जहां उत्तरदायित्व नवाब का था, लेकिन सारा धन और शक्ति अंग्रेजों के पास थी। ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक जन्म। इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स के अनुसार बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। इसने कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से हटाकर एक संप्रभु शक्ति बना दिया। इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और भारतीय शक्तियों के बीच अगस्त 1765 में यह संधि हुई। इसके दो मुख्य भाग थे। मुगल सम्राट शाह आलम के साथ संधि। सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि। नवाब को युद्ध के हट जाने के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। कड़ा और इलाहाबाद के जिले नवाब से लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए। महत्व। इस संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की एक वैधानिक राजनीतिक शक्ति बना दिया और बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी। निष्कर्ष। संक्षेप में, बक्सर का युद्ध प्लासी की तुलना में अधिक निर्णायक था। इसने न केवल बंगाल को ब्रिटिश झंडे के नीचे ला खड़ा किया, बल्कि पूरे उत्तर भारत पर अंग्रेजों की धाक जमा दी। इसी विजय ने भविष्य के ब्रिटिश भारत का रोड मैप तैयार किया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। प्रस्तावना। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। यह केवल एक धार्मिक सुधार नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक क्रांति थी। ईसा की 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के नयनारों और अलवारों ने जिस भक्ति की धारा को प्रवाहित किया, वह 14वीं-15वीं शताब्दी तक पूरे भारत में फैल गई। प्रसिद्ध उक्ति है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नो खंड। भक्ति आंदोलन के उदय के ऐतिहासिक कारण। हिंदू धर्म की आंतरिक बुराइयां। ब्राह्मणों का अत्यधिक वर्चस्व, जटिल संस्कृत मंत्र और खर्चीले यज्ञों ने आम जनता को निराश कर दिया था। लोग एक ऐसे सरल मार्ग की तलाश में थे जहां ईश्वर के लिए धन की नहीं, मन की शुद्धता की आवश्यकता हो। इस्लाम की चुनौती और प्रभाव। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद एक ईश्वरवाद और सामाजिक समानता के सिद्धांतों ने हिंदू बुद्धिजीवियों को सोचने पर मजबूर किया। डॉक्टर ताराचंद जैसे इतिहासकारों का मानना है कि भक्ति आंदोलन पर सूफी मत का गहरा प्रभाव था। राजनीतिक परिस्थितियां। हिंदू शासकों के पतन के बाद जनता का आत्मविश्वास डगमगा गया था। ऐसी में संतों ने ईश्वर की सर्वोच्चता का संदेश देकर जनता में नैतिक साहस का संचार किया। महान दार्शनिकों का योगदान। शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग के बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के माध्यम से प्रेम और भक्ति को मोक्ष का आधार बताया। इसके बाद माधवाचार्य, निम्बाकाराचार्य और वल्लभाचार्य ने भक्ति की दार्शनिक नींव मजबूत की। आंदोलन का वर्गीकरण। निर्गुण धारा, ये निराकार ईश्वर को मानते थे। ज्ञानाश्री, कबीर, गुरु नानक। प्रेमाश्रयी, जायसी। संगुण धारा, ये ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते थे। रामाश्रयी, तुलसीदास।
कृष्णाश्री, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। प्रमुख संतों का योगदान। रामानंद, इन्होंने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोले। कबीर, इन्होंने मूर्ति पूजा, छुआछूत और बाहरी आडंबरों पर कठोर प्रहार किया। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल में संकीर्तन प्रथा शुरू की और भक्ति को भावुकता से जोड़ा। भक्ति आंदोलन के बहुआयामी प्रभाव। धार्मिक प्रभाव। धर्म मंदिरों से निकलकर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचा, कर्मकांडों की प्रधानता समाप्त हुई और नाम स्मरण का महत्व बढ़ा। सामाजिक प्रभाव। जाति प्रथा पर प्रहार। संतों ने वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी। रैदास, सेना और कबीर जैसे संतों ने सिद्ध किया कि भक्ति पर किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं है। नारी गरिमा। मीराबाई और आंदल जैसी महिलाओं ने पितृसत्तात्मक समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई और मोक्ष का अधिकार प्राप्त किया। साहित्यिक प्रभाव। संस्कृत के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी, मराठी, बंगाली और पंजाबी साहित्य का सर्जन हुआ। रामचरितमानस और सूरसागर जैसे कालजी ग्रंथ इसी काल की देन है। सांस्कृतिक समन्वय। भक्ति और सूफी संतों ने दोनों धर्मों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। इसने भारत की सादा संस्कृति को जन्म दिया। राजनीतिक चेतना। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास और तुकाराम ने राष्ट्रीयता की भावना भरी, जिससे मराठा साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। पंजाब में सिखों का एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। निष्कर्ष। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को एक नई चेतना और संजीवनी प्रदान की। इसने मध्यकालीन भारत के अंधकारमय युग में प्रेम, सहिष्णुता और मानवता का प्रकाश फैलाया। यद्यपि यह सामाजिक बुराइयों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय संस्कृति को टूटने से बचा लिया और एक उदारवादी समाज की नींव रखी। मुगलकालीन समाज में किसानों और शिल्पकारों की अवस्था का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना। मुगल अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और हस्तशिल्प था। जहाँ मुगल सम्राट और कुलीन वर्ग विलासिता का जीवन जीते थे, वहीं समाज की रीढ़ कहलाने वाले किसान और शिल्पकार कठिन परिश्रम के बावजूद अक्सर अभाव में रहते थे। किसानों की अवस्था। मुगल काल में किसानों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया था: खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारियन। भारी कर का बोझ। राजस्व व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी उपज का 1/3 से 1/2 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। अकाल या सूखे के समय भी लगान की वसूली अक्सर कठोरता से की जाती थी। भूमि पर अधिकार। किसान तब तक भूमि का स्वामी रहता था जब तक वह लगान चुकाता था। हालांकि लगान न चुका पाने की स्थिति में उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। जीवन स्तर। सामान्य किसान का जीवन अत्यंत सादा और गरीबीपूर्ण था। उनके पास न्यूनतम वस्त्र होते थे और वे मिट्टी के घरों में रहते थे। मुख्य भोजन बाजरा, चावल और दालें थी। ऋणग्रस्तता। खेती के लिए बीज, औजार और लगान चुकाने हेतु किसान अक्सर साहूकारों से ऊंची ब्याज पर ऋण लेते थे, जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के जाल में फंसे रहते थे। सरकारी सहायता। केवल अकबर जैसे शासकों ने अकाल के समय तकावी और लगान माफी जैसे सुधार किए, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण लाभ कम ही पहुंचता था। शिल्पकारों की अवस्था। मुगल काल में सूती वस्त्र, रेशम, धातु, कर्म और आभूषण शिल्प अत्यंत विकसित थे। व्यवसायिक संगठन। शिल्पकार मुख्य रूप से शहरों में रहते थे और जातियों के आधार पर संगठित थे। वे अपने घरों या शाही कारखानों में काम करते थे। आर्थिक शोषण। शिल्पकारों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। दलाल उन्हें कच्चा माल देने के नाम पर उनका शोषण करते थे। उन्हें मेहनत के बदले बहुत कम मजदूरी मिलती थी। शाही कारखाने। अकबर और शाहजहां के समय श्रेष्ठ शिल्पकारों को शाही कारखाने में नियुक्त किया जाता था, जहां उन्हें वेतन मिलता था। यह काम करने वाले शिल्पकारों की स्थिति स्वतंत्र रूप से काम करने वालों से बेहतर थी। प्रसिद्धि और निर्यात। भारतीय शिल्पकारों द्वारा बनाए गए मलमल, कालीनों और हथियारों की मांग पूरी दुनिया में थी। हालांकि इस व्यापार का अधिकतम लाभ व्यापारियों और सम्राट को मिलता था, शिल्पकारों को नहीं। कौशल का संरक्षण। यह हुनर परिवार के भीतर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता था, जिससे भारतीय शिल्प की गुणवत्ता विश्व स्तर पर बनी रही। जीवन स्तर की चुनौतियां। आवास और खानपान। किसानों और शिल्पकारों के घर मिट्टी और फूस के बने होते थे। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने उल्लेख किया है कि इन लोगों के घरों में फर्नीचर के नाम पर केवल कुछ मिट्टी के बर्तन और एक चटाई होती थी। सामाजिक गतिशीलता का अभाव। जाति व्यवस्था के कारण किसान का बेटा किसान और शिल्पकार का बेटा शिल्पकार ही बनता था। प्रतिभा होने के बावजूद वे अपनी सामाजिक श्रेणी को आसानी से नहीं बदल सकते थे। किसानों और शिल्पकारों के बीच संबंध दोनों ही वर्ग एक दूसरे के पूरक थे।
किसान कच्चा माल प्रदान करते थे जिसे शिल्पकार परिष्कृत वस्तुओं में बदलते थे। राज्य इन दोनों वर्गों से कर वसूल कर अपनी भव्यता बनाए रखता था। निष्कर्ष, मुगलकालीन समाज में किसान और शिल्पकार उत्पादन के मुख्य स्रोत थे। साम्राज्य की सारी चमक धमक इन्हीं के श्रम पर टिकी थी। जहाँ किसान प्रकृति और करों की मार झेलता था, वहीं शिल्पकार बाजार की अनिश्चितताओं और बिचौलियों के चंगुल में था। संक्षेप में, मुगल वैभव के पीछे इन दोनों वर्गों का मूक संघर्ष और गरीबी छिपी हुई थी। ये थी आपकी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आइए अब आंसर राइटिंग मेथड देख लेते हैं। हिस्ट्री के 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सबसे पहला स्टेप है प्रभावी उत्तर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। एक आदर्श उत्तर को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। प्रस्तावना यह 4-5 पंक्तियों का होना चाहिए। इसमें सीधे प्रश्न का उत्तर देने की बजाय विषय की पृष्ठभूमि बताएं। मुख्य भाग, यहाँ आपको अपने तर्कों और तथ्यों को प्रस्तुत करना है। इसे PEL तकनीक से लिखें। P पॉइंट, एक मुख्य बिंदु या हेडिंग्स लिखें। E एविडेंस, इस बिंदु को ऐतिहासिक तथ्यों, तारीखों या साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करें। E एक्सप्लेन, समझाएं कि यह तथ्य आपके तर्क को कैसे सिद्ध करता है। L लिंक, इस बिंदु को वापस मुख्य प्रश्न से जोड़े। निष्कर्ष, उत्तर के अंत में पूरे विश्लेषण का सारांश 3 या 4 पंक्तियों में दे। इसमें कोई नया तथ्य न जोड़े बल्कि अपनी राय दे। उत्तर लिखने के महत्वपूर्ण टिप्स, बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग। 16 अंकों के उत्तर में कम से कम 6 या 8 मुख्य हेडिंग्स होनी चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दों और तारीखों को रेखांकित करना न भूलें। फ्लोचार्ट और आरेख, जहां संभव हो घटनाओं के क्रम को समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट या माइंड मैप बनाएं। इससे परीक्षक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तारीखों और नामों की शुद्धता, यदि आपको सटीक तारीख याद नहीं है तो 19वीं सदी के मध्य जैसे शब्दों का प्रयोग करें। गलत जानकारी देने से बचें। शब्द सीमा और पृष्ठ, आमतौर पर 16 अंकों के उत्तर के लिए 5 या 6 पेज का लक्ष्य रखना चाहिए। समय प्रबंधन, इस तरह के प्रश्न के लिए कम से कम 30 या 35 मिनट बांट लें ताकि आप उत्तर लिखने के लिए अपना पर्याप्त समय ले सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।